हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोबारा पेपर नहीं होगा। एक बार फिर से जुट जाइए। जो आपकी खामियां थी अब तक, जो आपने तैयारियां अब तक नहीं की थी, उस तैयारी को और पुख्ता कर लीजिएगा। और उधर सी टेट का एग्ज़ाम आपका सर पर है, तो तैयारी में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा की एक सीरीज़, जिसमें कम्प्लीटली मैं अपने खुद के बनाए हुए नोट्स को आपके साथ शेयर करने का काम करूँगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ हिंदी के एक टॉपिक की, जो टॉपिक है आपका हिंदी की वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का मैं जिक्र करूँगा और उसमें पिछले वर्षों के प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा। अगर समय हमें इसी वीडियो में मिलता है तो इसमें करेंगे, अदरवाइज अगली वीडियो में हम इसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये रहा मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स का आपके लिए एक तोहफा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, इस पर बात करते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला। हिंदी मतलब एक भाषा, वर्ण मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से हम हिंदी को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं और उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ठीक, अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी इकाई। जब सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आंसर में या तो ध्वनि होगा या भाई आपके वर्ण होगा, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो फिर होगा आपका चिन्ह। ठीक है, तो या तो ध्वनि या वर्ण, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यानी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है या वर्ण होती है। ठीक है, दूसरा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है व्यवस्थित, एक शब्द यूज़ किया है व्यवस्थित। व्यवस्थित से क्या मतलब है? व्यवस्थित से मतलब है कि ए के बाद आएगा, आ के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी, बड़ी के बाद छोटा हो, छोटे के बाद बड़ा हो। मतलब एक व्यवस्था है, उसी के अनुसार इनको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप ए के बाद ब, ब के बाद द के बाद ड के बाद फिर से जय डे बै कुछ करके लिख देंगे। मतलब उसका एक निश्चित क्रम है जिसमें आपको लिखना है, और निश्चित क्रम में लिखा होगा तभी वो वर्णमाला कहलाएगी, अदरवाइज वो वर्णमाला नहीं होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक है, अच्छा, कुल वर्णों की संख्या 52 किस आधार पर होती है? ये होती है लेखन के आधार पर। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। चलिए दोस्तों, लेखन के आधार पे है तो फिर किसी और आधार पर भी होगी। वो कौन सा आधार है, बात करते हैं। चलिए देखिए, अब आ चुके हैं वर्ण को लेकर। अब आपसे प्रश्न यहाँ से बनता है कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब जो वर्ण होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। जो वर्णों को बांटा जाता है दो भागों में, वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है मुख्यतः। एक तो उसमें स्वर होते हैं और एक आपका व्यंजन होते हैं। अब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये भी आप लोगों के लिए प्रश्न बनेगा। सीधा सीधा पूछ लेता है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो भाई यहाँ मैंने आपके लिए पूरा का पूरा बेहतर तरीके से लिखा हुआ है कि बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। मतलब ऐसे सभी वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना बोले जाए, मतलब वो खुद अपने आप में स्वर निकल जाता है उनका। दूसरा, व्यंजन वो होते हैं जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वो होते हैं जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। एक ये परिभाषा स्वर की और एक ये परिभाषा आपकी व्यंजन की हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ता हूँ आगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल चुका है। ये जो 52 वर्ण मैंने आप लोगों के सामने लिखवाए, वो 52 वर्ण कैसे होते हैं अब समझते हैं हम इसको एक वैज्ञानिक तरीके से। किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से। अब वो वैज्ञानिक तरीका क्या है? देखो भाई, एक होता है लिखने के आधार पर और एक होता है उच्चारण के आधार पर। जब हम लिखने के आधार पर बात करते हैं तो भाई 13 तो स्वर होते हैं और 39
व्यंजन होते हैं। तो 13 जमा 39 अगर आप करोगे तो 52 बैठेंगे लिखने के आधार पर। लेकिन अगर आप उच्चारण के दृष्टिकोण से देखें तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि 10 तो होते हैं आपके स्वर और 35 होते हैं आपके व्यंजन। तो 10 और 35 45, यानी उच्चारण के आधार पर संख्या 45 होती है वर्णों की और लेखन के आधार पर 52 होती है। ये बात समझ पाए होंगे। अगर आपको 35, अगर आपसे पूछ ले कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन होते हैं 35। और आपसे व्यंजन देखो कहीं कहीं पर आप पूछेगा 35 दे देगा, और अगर 35 ना दिया होगा तो 39 देगा। किसी आधार पर कहीं कहीं पर आपको 33 भी पूछता है, कुल संख्या व्यंजनों की 33 पूछ लेता है। तो 33 कैसे होती है, वो कौन से दो वर्ण हैं जो इसमें शामिल नहीं किए जाते, उनको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए। अब ऐसा क्यों होता है कि ये बोलने के आधार पर 3 गायब हो जाते हैं और लिखने के आधार पर पुनः आ जाते हैं? तो वो कौन से हैं? देखिए, जब स्वर की बात करते हैं तो स्वर में आपने देखा होगा एक होता है री। कौन सा होता है? एक होता है री और एक होता है अंगा और एक होता है विसर्ग। तो ये 3 प्रकार के वर्ण ऐसे हैं जो बोलते समय प्रयोग में नहीं आते। अब ये बोलते समय प्रयोग में क्यों नहीं आते, ये बात भी आप लोगों के लिए समझने योग्य है। तो बोलते समय कैसे नहीं आते, अगले प्रश्न पर मैंने इसको बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। अब इधर आ जाओ। जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में जो ये 6 छत्रिय वाला 6 होता है, ये बोलने में नहीं आता। त्रिशूल वाला त्र होता है, ये नहीं बोलने वाला था। और आपका ज्ञानी वाला जो ग होता है, ये भी बोलने में नहीं आता। और श्री श्रमिक वाला जो स्त्री होता है, ये भी बोलने में नहीं आता। जब गुरुजी ये बोलने में नहीं आता तो फिर ये कैसे आते हैं, इनको एक बार बता दीजिएगा। चलिए, मैं आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से आप लोगों को बताने का काम करूँगा कि ये क्यों नहीं बोले जाते। इसका एक विशेष कारण है। चलते हैं उस विशेष कारण की ओर। अभी मैं आपको नोट्स आपके मतलब अपने शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली बोर्ड पे पढ़ाने का आनंद अलग होता है, इस तरीके से वो फीलिंग नहीं आ पाती। फिर भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों के हर एक शंका को दूर किया जा सके। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं स्वर उच्चारण के आधार पर। अगर हम स्वरों को उच्चारण के आधार पर देखें तो स्वरों को बांटा गया 3 प्रकार से। एक तो आपका हस्व स्वर होते हैं, दूसरा आपका दीर्घ स्वर होते हैं और तीसरा आपका प्लुत स्वर होते हैं। पहला आपका हस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। इसमें मैं कंप्लीट वर्णमाला की बात करूँगा। ठीक, तो जो हस्व स्वर होते हैं इसमें कभी कभी पूछ लेगा कि इसमें मात्रा कितनी होती है, तो मात्रा होती है 1। दीर्घ स्वर में मात्रा होती है 2 और प्लुत स्वर में मात्रा होती है 3। अब हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? हस्व स्वर में आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हस्व स्वर में कौन सा है? हस्व स्वर में आपका ए है, ई है, ऊ है और आपका री है। ये आपके हस्व स्वर में आते हैं। बाकी जो ये यहाँ पर दिख रहे हैं ए, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये जब क्या है, ये भैया दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम प्लुत स्वर की बात करते हैं तो प्लुत स्वर ऐसा होता है जिसमें बहुत लंबा सांस खींच रहा हो। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, र, जैसे क्या ना, जब तीर लगा लक्ष्मण जब अपनी माता सीता को छोड़कर राम को ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कि राम लक्ष्मण। तो वो जो लंबी सुर खिंचता है, तो वो जो लंबा सुर खिंचता है उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब बीच में को वो गायब सा हो जाता है लेकिन उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, अगर आपसे पूछ ले कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या होती है 13। और अगर 13 और 11 दोनों में दी हो तो कहीं कहीं पर आपको देखेगा आपको 11 मिलेगा। कितना मिलेगा? 11। तो आप लोगों को आंसर लगाना 11। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो दोनों हैं ये उससे बाहर कर दिए जाते हैं। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? उससे बाहर मान लिया जाता है। तो अगर 13 है तो आंसर 13 लगाना है, 11 है तो उन दोनों में से फिर 11 लगाना है। ठीक है, अब ऐसा देखिए, लिखने का भी एक विशेष क्रम है कि इनको ऐसा ही क्यों लिखें। देखो, ए को पहले क्यों लिखा जाता है, ई को उसके बाद क्यों लिखा जाता है, उसके बाद ऊ क्यों लिखा जाता है? ऐसा इसलिए है, देखिए जब हम बोलते हैं तो बोलते समय सबसे पहले हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है। कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो सबसे पहले हम कंठ की बात करते हैं, जो कंठीय वर्ण होते हैं। उसके बाद ई जो होती है वो तालु से बोली जाती है।
ओष्ठीय ऊ जो होते हैं वो होठ से बोले जाते हैं, जिनको ओष्ठीय कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आया ए बनता है आपका, ए बनता है ए और ई के संयोग से। अब ए तो हो गया कंठे ध्वनि, ई हो गया तालव्य ध्वनि। तो इन दोनों से मिलने वाले जो वर्ण होंगे, ये जो ए वर्ण है ये आपका एक तो कंठ तो है ही, ठीक है, कंठ के साथ तालव्य भी है, मतलब ये कंठ तालव्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर अब मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये है कुल स्वर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए आ ई उ री ए ओ औ अंग अ। ठीक है, चलिए आगे। अब विशेष ग्राफ के माध्यम से अगर आपको समझाएं तो वही बात है जो मैंने आपको बताया कि वो 3 जुड़ जाते हैं तो 13 हो जाते हैं, बाकी 10 होते हैं। इधर 4 जुड़ जाते हैं तो ये 39 हो जाते हैं, अन्यथा ये भी क्या होते हैं, ये 35 होते हैं। अब जो ये 4 है ना, देखो बच्चों कभी कभी आपसे पूछ ले जाता है कि ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं। ये चारों जो वर्ण हैं, एक तो आपका छः, एक आपका त्रय, एक आपका गे और एक आपका श्रय। ये सारे ये चारों के चारों वर्ण जो हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं भाई, ये जो चारों के चारों वर्ण हैं ये कहलाएंगे संयुक्त व्यंजन। चलिए इस पर थोड़ा सही नहीं लिखा जाता, प्रयास करूँगा फिर भी। ठीक है, क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जिसे ये ऊपर वाला 6 लिखा हुआ है, तो जो ये 6 है ना, ये 6 बना है कै और से षटकोण वाले से। त्रय बना है तय और रे से। गे बना है जे और अया से। ठीक है, और श्रेय बना है से में रे लगकर। तो ऐसे अलग क्यों नहीं बोले जाते, उसका कारण भी आपको बताऊंगा। चलिए अब देखिए, अलग क्यों नहीं बोले जाते, ये स्वर कहाँ चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है हमारे साथ। तो री को देखो, री को जब हम इस री को क्यों नहीं बोलते, इस री को इसलिए नहीं बोलते क्योंकि रे जमा ई बराबर री बोले जाने पर री का उच्चारण अलग से नहीं होता। ठीक, अंग को न आधा न बोलने पर जब अंग की जगह हम अंगा की जगह हम क्या बोल देते हैं, हम अंगा की जगह आधा न का प्रयोग कर लेते हैं बोलते समय, तो फिर हम अंगा की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी नहीं बोला जाता। आ मतलब ये विसर्ग लगा होता है जिसमें है का सुर निकलता है, तो है बोल दिया जाता है, तो फिर विसर्ग की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी नहीं बोला जाता। इसी प्रकार से स्वर हमारे 10 रह जाते हैं बोलने के आधार पर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, जो 6 है, 6 की पूर्ति बोलते समय कै और से कर देते हैं, या कभी कभी क्या कर देता है, ये वाला 6 भी कर देता है। त्रय जो होता है वो तय और रे का मिलन है, और ये आपका गे जो होता है वो जय और अया का मिलन है, और श्रेय वो आपका से और रे का मिलन है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये दोनों ये जो स्वर है, ये जो व्यंजन है वो किन 2 वर्णों के मेल से बना है। तो आप लोग याद रखिएगा किन 2 वर्णों के मेल से बना है, इन 2 वर्णों के मेल से। चलिए बढ़ते हैं आगे। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हम क्या करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर हम जीभ के किस भाग को, किस वर्ण को बोलते समय जीभ का कौन सा भाग कार्यरत है, उसके आधार पर। जब हमारा आगे वाला भाग कार्यरत हो तो अग्र, और मध्य वाला हो तो मध्य, पश्च वाला भाग हो तो पश्च। आगे वाले में आपका जितने भी बोलते हो आप, ये ई ए मतलब आप क्या है, तालु और कंठ तालव्य। तालु और कंठ तालव्य से बोले जाने वाले जो वर्ण यहाँ से आ रहे हैं। मध्य स्वर में अकेला एकमात्र राजा है आपका ए, जो आपका मध्य से बोला जाता है। बाकी जो स्वर होते हैं अ, उ, ओ और औ, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, पश्च स्वर मतलब पीछे वाले जीभ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर इन स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। अभी कहानी स्वरों की चल रही है केवल। ठीक है, तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर एक तो होता है आपका विवर्त। ठीक है, यहाँ से पकड़ लेते हैं इसको। एक क्या होता है, विवर्त, एक होता है अर्ध विवर्त, एक होता है अर्ध संवर्त, एक होता है संवर्त। अच्छा, व्रत का मतलब होता है गोला। ठीक है, व्रत का मतलब होता है गोला, और यहाँ पर भी संव्रत और अर्ध संव्रत का मतलब भी गोले से ही है। कैसे होता है गोले से, बताता हूँ आपको। देखिए,
इधर लिखा है आ, क्या लिखा है आ, तो विवर्त, जब आप विवर्त का मतलब पूर्णतः खुलने से, जो व्रत पूरा खुला होता है, कैसे होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है कि आ करो, आ का मतलब है पूरा, आ करने पर पूरा मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है। अर्धविवर्त, इसमें आधा मुंह खुलता है, इसमें आधा मुंह खुलता है, जैसे ए ओ औ। अब इधर आ जाओ, अर्ध संवर्त, इसमें आधा बंद रहता है, और ये जो आपका संवर्त है इसमें पूरा बंद रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर अव्रतमुखी, व्रतमुखी, ए आ ई ए। दूसरा व्रतमुखी, उ औ ओ और औ। ये क्या है, ये व्रतमुखी हैं और ये आपके अव्रतमुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ध्वनि को नाक और मुंह से निकालने के आधार पर भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो आपकी होती है निरअनुनासिक या मौखिक स्वर, दूसरी होती है अनुनासिक स्वर। तो निरअनुनासिक या मौखिक स्वर क्या होता है, वे ध्वनियाँ जो केवल मुख से बोली जाती हैं, वे ध्वनियाँ जो केवल मुख से बोली जाती हैं, मतलब नाक से आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन जो अनुनासिक होती हैं वो नाक और मुंह दोनों से होती है। कभी कभी नाक दे देता है, मुंह नहीं देता, मुख देता है, फिर नाक नहीं देता, या कभी को दोनों देता है। तो आपको आंसर क्या लगाना है, दोनों लगाना है। यानी अनुनासिक स्वर आपके अंग, मतलब मुंह से तो आवाज़ निकलेगी, लेकिन नाक से ज़्यादातर आवाज़ निकलती है। इधर केवल मुख के बोले जाने पर ए आ ई और आदि, ये सब उसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो घोषतव के आधार पर कैसे हम इनको बांटते हैं। घोषतव क्या होता है, घोष और अघोष वर्ण क्या होते हैं भाई, घोष और अघोष वर्ण क्या होते हैं। घोष होता है वॉइस्ड, यानी वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन होता है, स्वर रज्जु में क्या होता है, कंपन होता है। लेकिन जो अघोष होती हैं उसमें सड़ नहीं होती, उसमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हों वो क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन कहलाते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, व्यंजनों का उच्चारण बिना ए के नहीं किया जा सकता। मतलब ये ए हर एक व्यंजन में आएगा, हर एक व्यंजन में ए का आना अवश्य है। इसका मतलब जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी के सभी अकारांत होते हैं, वो सब क्या होते हैं, अकारांत होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्यंजन कैसे होते हैं, आकारांत होते हैं या अकारांत होते हैं, इकारांत होते हैं, तो आपको आंसर क्या करना है, अकारांत करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं और इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुंह के किसी स्थान विशेष से, किसी स्थान विशेष में कौन कौन सा आ जाएगा, किसी स्थान विशेष में कंठ आ जाएगा, तालु आ जाएगा, मूर्धा आ जाएगा, दांत आ जाएंगे, होठ आदि से स्पर्श करती हुई निकले, तो वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 25 है। और जो स्पर्श करने के आधार पर स्पर्श, देखो कंठ को करेंगे तो कंठीय बन जाएंगे, तालु को करेंगे तो तालव्य बन जाएंगे, मूर्धा को करेंगे तो मूर्धन्य बन जाएंगे, दांत को करेंगे दंतीय बन जाएंगे, और होठ को करोगे तो ओष्ठीय बन जाएंगे। इस आधार पर आप लोग पढ़ोगे कि ये कंठीय भी होते हैं, ये आपके तालव्य भी होते हैं, ये आपके मूर्धन्य भी होते हैं, ये दंतीय भी होते हैं, और ये आपके ओष्ठीय भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखो अब बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है, पूरा ग्राफ मैंने आप लोगों के सामने दर्शा दिया है, आप लोगों को ये अच्छा भी लग रहा होगा, दिख रहा होगा। देखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आदि, इन सबको मैंने एक ही ग्राफ में डालने का काम किया है। देखो, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन, ये संघर्षी व्यंजन, और चौथा आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को मैं पहले ही इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि कै, त्रय, छय, त्रय, गे और श्रय, ये आपके दो वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं।
ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, सॉरी संयुक्त व्यंजन नहीं, इनको संयुक्त स्वर नहीं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वर की बात है तो वो संयुक्त स्वर हो जाएंगे, व्यंजन की बात है तो संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आपके ये, रे, ले और वे, ये अंतस्थ होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे ये, रे, ले, वे। ठीक है, और अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन भैया ये आपको दिख रहे हैं कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक। इसमें कै वर्ग है, चे वर्ग है, ते वर्ग है और पै वर्ग है। अरे टे वर्ग तो कहाँ चला गया भाई, इसमें टे वर्ग तो, एक मिनट में टे को लिख देता हूँ। ये टे मान लीजिए, ठीक है, ये टे वर्ग है। तो आपने याद किया होगा कचट तप, लेकिन कचट तप से काम नहीं चलता केवल, क्योंकि कचट तप जो है स्वर स्थानों को नहीं बताता। देखिए कै वर्ग में कै, खे, गे, घे, अड़े। चे वर्ग में चे, छे, जे, झे, अया। टे, ठे, डे, ढे, अणे। ते, थे, दे, धे, ने। पे, फे, बे, भे और मैं। कुल मिलाकर कितने हो गए भी, ये हो जाते हैं आपके 25। ठीक है, कितने हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं 25। अब इनको याद कैसे करें कि कौन से कहाँ से बोले जाते हैं। या तो आप ये याद कर लो कि कत मुर्दो, कत मुर्दो याद कर लो ट्रिक, या आप लिख सकते हो एक ट्रिक बहुत आसान है, वो भी याद कर सकते हो, KTM 2। क्या कह रहे हैं पिताजी से कि पिताजी KTM 2। KTM मतलब कंठीय, T मतलब तालवीय, M मतलब मूर्धन्य, 2 D मतलब आपका दंतीय हो जाएगा और O मतलब आपका ओष्ठी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर मैंने लिख रखे हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण मतलब ऐसे व्यंजन जिनमें 2 गुण पाए जाते हों। अच्छा ये 2 गुण कैसे पाए जाते हैं गुरुजी, ये 2 गुण ऐसे पाए जाते हैं, क्योंकि जो डे है, डे के नीचे अगर नुक्ता बिंदु लग गया तो वो अड़े बन जाता है, ढे के नीचे अगर नुक्ता बिंदु लग गया तो अड़े बन जाता है। तो इन्हें इसमें ये 2 गुण होते हैं, मैंने ये यहाँ दर्शा भी रखे हैं, एक ये और ये कि ये द्विगुण है। कैसे हैं, ये आपके द्विगुण हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ें। अब व्यंजनों के अन्य प्रकार, व्यंजनों के अन्य प्रकार कौन से हैं। व्यंजनों में एक तो घोषतव के आधार पे होता है और एक प्राणतव के आधार पे होता है। एक घोषतव के आधार पर, एक प्राणतव के आधार पर। घोषतव के आधार पर कुछ आपके अघोष वर्ण होते हैं, कुछ आपके सघोष वर्ण होते हैं। प्राणतव के आधार पर अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ये 4 भागों में हमने इनको बांटा है। अब ये अघोष वर्ण क्या होते हैं। अघोष में मतलब जो मैंने आपको टेबल अभी लिखवाई, उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है अघोष वर्ण होता है। ठीक है, जैसे कै और खे, कै खे, ठीक है, टे ठे या पे फे, ये मतलब ये जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं वो, उसके बाद 3 4 5 जो होते हैं वो घोष होते हैं। कैसे होते हैं, घोष। अब बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों को बोलते समय वायु कम मात्रा में बाहर निकले, महाप्राण जिसमें ज़्यादा मात्रा में बाहर निकले। तो 135 एक मतलब अल्प प्राण मतलब प्राणों को कम कर देना, प्राणों को कम कर देना मतलब तिया पाँचा कर देना। तो तिया पाँचा इसमें 3 5 1 3 5 तिया पाँचा, और इसमें अल्प प्राण। ठीक है, महाप्राण जो प्रत्येक वर्ग के 2 और 4 वाले में आते हैं। अब देखो इसमें नोट, एक बात आप जान लीजिएगा कि ऊपर संख्या से तात्पर्य स्पर्श व्यंजनों की सारणी में प्रत्येक वर्ग के पंक्तियों से है, जिसको संख्या नंबर द्वारा दर्शाया गया है। संख्या नंबर द्वारा तो दर्शाया मैंने इनको, ये रहा कि 1 2 3 4 5 ये आपके लाइन होगी। उधर कै खे टे चे ये क्या होगा आपका, पूरे हो गए। अब देखो अगर हम अन्य प्रकारों की बात करें, अन्य प्रकार के वर्ण कौन से होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है आगत वर्ण। क्या पूछ लेता है, आगत वर्ण। तो आगत वर्ण में आपका जिन भी वर्ण के नीचे नुक्ता बिंदु लगी होती है वो आगत वर्ण होते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण आपके अड़े ढे, मतलब जिनको बोलते समय जीभ उलट सी जाती है, अड़े ढे ऊपर तालु से मिल जाती है। अब
अर्ध स्वर कौन से होते हैं, जैसे ये रे ले वे अंत्यस्थ थे, उनमें ये और वे जो है वो अर्ध स्वर होते हैं, मतलब इनको न पूर्णतः स्वर माना जाता है न पूर्णतः इनको व्यंजन माना जाता है, ये इनको अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, लुंठित व्यंजन में केवल आता है रे। रे मतलब जिनको बोलते समय रे जीभ तालु से उल्टी लगे। तो अब नेक्स्ट है आपका पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में आता है आपका ले। पार्श्विक मतलब जो किनारों से बोले जाते हैं, जीभ के किनारों से बोले जाते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर करें वीडियो को, लाइक करें। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए वर्णमाला पर आधारित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न। हालांकि मैं इसमें ज़्यादा नहीं कराऊंगा, कुछ आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे अभी क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2012 में हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, मैंने आपको बताया। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो से, श और है। से और है। तो आपका ये पहला ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं। केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है मतलब उसमें कंपन नहीं होती, उनमें कंपन नहीं होती, उनको क्या कहते हैं हम, अघोष। क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ठीक है। चलिए, ये रे लेवे व्यंजनों को कहते हैं, ये रे लेवे जो व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, अब देखिएगा निम्नलिखित में से औष्ठ ध्वनि है। औष्ठ मतलब वो ध्वनि जो होठों से बोली जा रही हो। ले रे से फे एक ऐसी है जो हम होठों से बोलते हैं। तो आपको बीएड 2003 में पूछा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, बड़ा ही आसान सा प्रश्न। वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जबकि व्यंजन क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में अगर पूछ लिया जाए तो क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट। ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको क्या कहते हैं, मैंने बताया ए आने को कहते हैं अकारांत। सभी व्यंजन क्या होते हैं, अकारांत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। ठीक है। अच्छा हाँ सुनो, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। अब मैंने आपको घोष और अघोष पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि घोष वे होते हैं जो 1 2, अघोष वो होते हैं 3 4 5। तो पूछ रहा है इसमें घोष वर्ण कौन सा है, तो 1 2 में कौन सा आता है, पै पतंग फै फल बै बकरी भै भालू। ठीक है। तो पै तो पहले में आता है तो घोष वर्ण है। टे आता है टे दे फे। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब इसमें ना या तो अगर कौन सा नहीं ऐसा पूछता तो भी बढ़िया रहता। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करना चाहूँगा। ठीक है। मतलब कुल मिला के ऐसे ही क्वेश्चन हमें बहुत सारे करने हैं, आप लोगों को दिखा दो, पूरी सीरीज़ है। तो बिल्कुल अगली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के लिए क्या करना है, वीडियो को यार एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोगों का ये लाइक शेयर जो होता है हमें मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों तबीयत भी ऐसी कुछ खासा नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।